बेटा जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो किस तरह से स्टार्ट किया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ होता है dp बाई dt, अगर फोर्स जीरो तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, हमने इसको प्रूव भी किया। अभी वी हैव टू स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने लास्ट क्लास में ये प्रूव किया, जिसको नाम दिया था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, हमने प्रूव किया ये दैट टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जस्ट लाइक फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है? dl बाई dt। इन द एब्सेंस, देखो अगर टॉर्क जीरो होगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो बेटा dl बाई dt जो है वो जीरो हुआ। ठीक है, dl बाई dt जीरो होने का मतलब है कि L जो है वो कांस्टेंट है। dl बाई dt जीरो मींस L इज कांस्टेंट। सो हम ये बोलेंगे कि अगर कोई, देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, अगर बाहर से हम कोई टॉर्क नहीं लगा रहे, कोई रोटेशनल फोर्स नहीं लगा रहे, रोटेशनल इफेक्ट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। In the absence of an external torque, the angular momentum of a system remains conserved. अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में the angular momentum remains conserved. This is called as law of conservation of angular momentum. That means हम ये बोलेंगे कि L जो है वो कांस्टेंट होता है। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने ये प्रूव किया था कि L जो है वो I इंटू ओमेगा है, और मैंने आपको इसका कोरिलेशन भी बताया था। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वी राइट P इक्वल टू mv, इन द सिमिलर वे L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। सो L इज I इंटू ओमेगा। जब L कांस्टेंट है तो बोलेंगे बेटा I इंटू ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, which simply means that I is inversely proportional to omega, या omega is inversely proportional to I, और ऐसे भी बोल सकते हैं, और I1 omega 1 equals to I2 omega 2। I1 omega 1 is equal to, प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू I इंटू ओमेगा की सेम है। सो अगर हम इनिशियल वैल्यू को बोल दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, तो बाद में भी प्रोडक्ट वही रहेगा। तो बाद में अगर नाम दे दिया I2 ओमेगा 2, प्रोडक्ट सेम। मान लो कोई और भी वैल्यू इंस्टेंटेनियस कोई ले ली, सो इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब है यू टेक एनी टाइम यू टेक द प्रोडक्ट I1 omega 1, I2 omega 2, I3 omega t, every time it will be constant, it will be same। ठीक है, I into omega constant, I is inversely proportional to omega, या omega is inversely proportional to I। तो इस एक्सप्रेशन में what this I stands for, it is called as moment of inertia, and omega is angular velocity। तो I into omega constant है, मतलब अगर ओमेगा बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ये ऐसे समझो। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो ओमेगा कम हो जाएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ठीक है, आल्सो वी नो दैट ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 2 पाई बाई टी।
therefore we can say I into omega constant है, so we write I into 2 pi by t is constant. अब 2 pi तो होता ही constant है, तो constant by constant will be another constant. ये नहीं बोलेंगे कि कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये constant कोई 2 pi थोड़ी ना होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है. So this is constant, ये भी नीचे जाएगा, constant के नीचे constant will be again a constant, तो हम बोलेंगे I by t जो है ना वो भी constant है. तो I divided by t अगर constant है तो इसका मतलब I is directly proportional to t. या यहीं से देखो I by t constant है, मतलब I is equal to constant into t. You remove this constant and equality becomes proportionality. क्यों, क्या होता है जब proportionality हटाते हैं तो constant आता है, तो यहाँ constant हटा दिए तो equality की जगह proportionality आया. तो law of conservation of angular momentum को एक बार समराइज करूंगा. इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, वो तो है ही है, स्टेटमेंट कंडीशन तो है ही है. एल जो है वो कांस्टेंट है, एल होता है आई इंटू ओमेगा, सो वी राइट आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है. अगर आपका कोई क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में है तो ये लिखना है आपने आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट. समटाइम्स इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आई बाय टी जो है that is constant. So when I say I is omega into I is constant, so मतलब omega जो है that is inversely proportional to I, या क्या बोला मैंने, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I by T अगर constant है तो इसका ये मतलब हुआ that I is directly proportional to T, and when I is directly proportional to t, so it means I1 by T1 is equal to I2 by T2. I1 by T1 is I2 by T2. देखो बड़ी सारी एप्लीकेशंस है, एक क्वेश्चन करता हूं पहले. इफ अर्थ, या रेडियस ऑफ अर्थ लिखता हूं, इफ रेडियस ऑफ अर्थ suddenly becomes half, जितना भी है, of its present value, then what will be the duration of day? See how it is related with duration of day. जो अर्थ की रोटेशन है about its own axis, one complete rotation is called as 1 day, 24 hours. तो अभी जो हमारा डे का ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स है, जब रेडियस हम r ले लें. क्वेश्चन ये है कि अगर ये रेडियस हाफ हो जाए तो फिर ये टाइम कितने ड्यूरेशन होगा, ये लाइक पीरियड डे जो है वो कितने ड्यूरेशन का होगा, जो अभी 24 आवर्स है. टाइम की बात की है बेटा, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है ना. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या होता है वेदांत, 2/5 mr². ठीक है, मैंने आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो लिखवाए थे. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5 mr². सो वी राइट I1 by T1, मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली इट इज इक्वल टू I2 by T2. I1 by T1 is equal to I2 by T2. This means that हमें T2 निकालना है, मैं ऐसे लिख लूंगा, T2 is equal to I2 divided by I1. This will come down and this T1 will go up. T2 कितना हो गया, I2 by I1 into T1. What is I1? इनिशियली कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 2/5 mr², being a solid sphere. And what should be I2? 2/5 क्वेश्चन में दिया है. अच्छा, ये भी वैसे मेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं वहां, I just forgot that.
if the earth radius of earth becomes half of its present value without change in its mass, suddenly shrink हो गई अर्थ, मास सेम रहने पे, अगर मास में चेंज दिया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मास इज टेकन टू बी सेम. So I2 is equal to 2 by 5 m into r square by 4, right? And this 2 by 5 mr square तो I1 है, तो I2 कितना हो गया? I1 by 4. I2 कितना हुआ? I1 by 4. तो मेरे को T2 निकालना है. I know what is T1. तो T2 will be equal to I2 की जगह लिख दूंगा मैं I1 by 4 divided by I1 है into T1. This I1 will be out. T2 will be equal to T1 by 4. और बेटा जो T1 है that is 24 hours divided by 4, it means T2 is equal to 6 hours. ठीक है, अगर अर्थ का रेडियस अपनी प्रेजेंट वैल्यू से हाफ हो जाएगा तो ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बिकम 6 hours इंस्टेड ऑफ 24 hours. ठीक है, इन जनरल ऐसे याद रखना. If the radius of earth becomes 1 by n times of its present value without any change in its mass, then duration of day will be T by n square. What is the present duration? And what is that? 24 hours. जैसे अभी n was 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 24 by 2 का स्क्वायर होगा 6. ऐसे ही अगर 1/3 हो जाता तो 24 by 9 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा तो 24 by 16 आ जाएगा. सो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखें, which is a question based on momentum conservation, law of conservation of angular momentum. इसके अलावा बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन के ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ये हो गया I by T वाला. इन एडिशन टू दैट ये देखिए क्या लिखा मैंने, I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, मतलब ओमेगा इज इनवर्सली रिलेटेड विद I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. If I increases then omega will decrease and vice versa. अगर I बढ़ा ओमेगा कम होगा, I कम हुआ तो ओमेगा बढ़ जाएगा. This is momentum conservation. और आपको ये पता है बेटा I किस पे डिपेंड करता है? Moment of inertia mainly depends on the distribution of mass. किस पे डिपेंड करता है मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. मास की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. क्या मतलब हुआ देखो, सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है, जैसे हॉकी प्लेयर्स होते हैं या बैले डांसर्स होते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं, तो क्या करते हैं वो, व्हेन दे आर हैप्पी, व्हेन दे आर लाइक गोल कर दिया कोई, तो वो क्या करते हैं ऐसे अपने हाथ बाहर स्ट्रेच होते हैं पहले और सडनली हाथ ऐसे ले आते हैं घूमते घूमते. ठीक है, आई कैन नॉट डू दैट राइट नाउ हियर. तो अगर ऐसे घूमते घूमते हाथ पास ले आएंगे ना, देखो पहले क्या था, जब ये हाथ यहाँ है तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ लो ये मैं आपको रिटर्न में दे भी दूंगा. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के आगे पीछे घूमना है. जब ये हाथ यहाँ तो मतलब मास यहाँ है. ठीक है, मास यहाँ मतलब दूर हो गया ना मास. देखो याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, MI/R I स्क्वायर. तो जब मास यहाँ पर है तो डिस्टेंस इसका ज्यादा है,
डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सडनली जब उसने ये हाथ यहाँ से उठा के अपना इधर आया तो कुछ मास इधर आ गया ना, जब ये आर कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और बेटा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, देखिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब वो बैले डांसर जो होती है, एक लड़की डांस करती है ऐसे ग्राउंड पे, ओपन ऐसे ग्राउंड होता है, एंड सडनली वो डांस करते करते अपने हाथ पास ले आती है, तो पास लेते तो ऐसे लगता है वो तेज घूम गई। दैट्स ड्यू टू द डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी। ये ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसका स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या आपने समरसॉल्ट पता है क्या होता है? समरसॉल्ट होता है एक हाई जंप लगाते हैं ना, जो ये पानी में जंप लगाता है, किसी पर्टिकुलर हाइट से जंप लगाते हैं तो हवा में ऐसे घूम जाता है, दैट्स कॉल्ड एज समरसॉल्ट। वो क्या करता है, देखो व्हाई ही लाइक कीप्स हिज बॉडी फोल्डेड, पूरा फोल्ड हो जाता है ऐसे, क्योंकि जब वो ऐसे मान लो ऐसे स्टार्ट ऐसे हुआ जंप, ये हेड है और ये फुट है, ऐसे जंप स्टार्ट हुआ एंड सडनली क्या हुआ, ये हेड फुट दोनों ऐसे उसने मिला लिए, पूरा अपने आप को फोल्ड कर लिया, एंड जब वो लैंड करता है तो वापस ऐसा हो जाता है। दिस इज समरसॉल्टिंग। व्हाई ही डज दिस? देखो ये पूरी उसकी बॉडी है, किसके आगे पीछे घूम रहा है, यहाँ पर कोई इमेजिनरी लाइन बनाई उसके आगे पीछे घूमा, जैसे ये बॉडी है तो इधर घूमा ऐसे, ये मान लो ऐसे, ये दिस इज द पर्सन जिसने जंप किया, सो ही विल मूव लाइक दिस। अब क्या होगा, ही फॉल्स अंडर ग्रेविटी, इनफैक्ट ग्रेविटी से ज्यादा उसकी एक्सेलेरेशन होगी, क्योंकि उसने पहले से ही कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी हुई है, क्योंकि वहां फ्री फॉल नहीं हो रहा है, ऑलरेडी ही हैज सम वेलोसिटी, देन ही टेक्स ए जंप डाउनवर्ड, तो वो तो बड़ी जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। वो इतनी जल्दी नीचे पहुंच जाएगा कि अभी हो सकता है वो हवा में अभी जैसे ऐसे आया था तो अभी ऐसा हो गया और नीचे पहुंच गया, तो ऐसे गिरेगा, ठीक है, ऐसे गिरेगा तो वो सेफ नहीं गिरेगा। वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी को पूरा फोल्ड कर लेता है, देखना ये है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये उसने अपनी बॉडी को पूरा फोल्ड कर लिया, हेड और फुट सेम पोजीशन पे ले आया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल उतना बैंड नहीं भी होता, इतना भी कर लेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब पहले क्या था, उसका मास जो है, सपोज दिस इज हेड, मास जो है वो एक्सिस से दूर था, अभी क्या हुआ, यहां से जब वो इधर आया ना तो ये काफी सारा मास एक्सिस के पास ही आ गया। जब वो मास एक्सिस के पास आ जाएगा, आई मैंने अभी आपको बताया, इट इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। जब मास जो है एक्सिस के पास आ गया, आर कम हो गया, जब आर कम होगा तो आई कम होगा, तो आई कम होने से क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ेगा तो वो जल्दी से ही उसका सर्कल, उसका जो रोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हेन ही लाइक ही इज अबाउट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो उसने अपने आप को पूरा घुमा लिया हुआ है, और इसीलिए वो सेफली लैंड करता है, उसको पता है कि मैं कहाँ गिरने वाला हूँ, एंड वो अपने आप को पूरा सेफ कर लेता है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ही विल रीच इन लाइक अनकॉन्शियस कंडीशन, पता नहीं कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं गिर रहा है, तो समरसॉल्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसमें भी अपने बॉडी को श्रिंक करके एक्सिस के पास लाके, मास को पास लाके, वो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे, सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए बॉइल्ड एग एंड ए रॉ एग, ठीक है। ए बॉइल्ड एग, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां, एंड ए रॉ एग, व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ए बॉइल्ड एग एंड ए रॉ एग? जो रॉ एग होगा ना, उसका मास जो है बेटा वो पूरा थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो बॉइल्ड एग होता है वो मास पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इधर कम होता है, ज्यादा मास इधर ही आ जाता है, उसका जो योक वाला पोर्शन है दैट इज सॉलिडिफाइड है, टोटल मास तो सेम है, क्योंकि जब हम उसको बॉयल कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग इट सम मास, एडिशनल मास कुछ नहीं उसको दिया, अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास तो सेम है। बट देखो सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेट लाइक दिस, रोटेट लाइक दिस, जब इसको हमने ऐसे रोटेट किया, यहां और यहां इसको भी रोटेट किया,
इस रोटेशन के बेसिस पे कैसे बताना है कि बॉइल्ड कौन सा है और रॉ कौन सा है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनसाइड, हम इसको और कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं पता करने वाले, रोटेशन के बेसिस पे। देखो जो बॉइल्ड एग होगा ना उसका मास जो है वो एक्सिस के पास होगा, मोस्ट ऑफ इट्स मास इज नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इसका मास एक्सिस से दूर भी होगा, पास भी होगा, दूर भी होगा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। मास दूर दूर होने से क्या हुआ, आर बढ़ गया, आर बढ़ गया, आई बढ़ गया, आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। यहां पर मास यहां से उठ के इधर आ गया मास, तो मास पास आने से क्या हुआ, आर कम हुआ। आर क्या होता है पता है ना, आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर कम हुआ, और जब आर कम होगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा, सॉरी आर कम होगा तो आई कम होगा, आई कम होने से ओमेगा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो तेज घुमा वो कौन सा हुआ, वो बॉइल्ड एग हुआ। और जो स्लो रोटेशन हो रहा है, स्लो रोटेशन वाला रॉ एग है, और फास्ट रोटेशन वाला बॉइल्ड एग है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है, द रॉ एग विल रोटेट स्लोली एंड द बॉइल्ड एग विल रोटेट फास्ट। When the ice on the polar caps, अर्थ के पोल्स पे बर्फ के पिघलने से, आइस लिखा हुआ है, स्नो बोल दीजिए आप इसको चाहे, ये अर्थ है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, मतलब अर्थ का रोटेशन ऐसा हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, एंड देयर इज लाइक यहाँ बर्फ है। बर्फ के पिघलने से अर्थ की रोटेशन स्लो होगी या फास्ट होगी, हाउ विल इट अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे। अर्थ की जो रोटेशन है ना, वन रोटेशन, मैंने आपको पहले भी बताया पहले क्वेश्चन में, वन रोटेशन रिप्रेजेंट्स वन डे, एंड उस रोटेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, दैट इज 24 आवर्स। सो व्हेन द ice on the polar caps of earth melts, how will it affect the duration of day? मीन्स आपको सिर्फ ये बताना है कि दिन लंबे हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे। फास्ट रोटेशन होगी अर्थ की, लेट अस सी, स्लो रोटेशन होगी कि फास्ट रोटेशन होगी। ठीक है, देखो बेटा, जो ये मास है जब ये मेल्ट होगा तो इट विल कम लाइक दिस, इधर और इधर। जो मास पहले, ये एक्सिस है, जो मास पहले एक्सिस के पास था अब एक्सिस से दूर हो गया है ना, डिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ बर्फ के पिघलने से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। ओमेगा कम होगा तो मतलब अर्थ विल बिकम स्लो, क्योंकि ओमेगा कम होगा मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो जो टाइम पीरियड अभी 24 आवर्स है, दैट विल बी मोर देन 24। कितना, वो तो मास गिवन होगा तो ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट विद द melting of this ice, the duration of day will increase, because the angular velocity, earth will rotate bit slowly as compared to its earlier rotation. ठीक है, तो बर्फ के पिघलने से क्या होगा, बर्फ के पिघलने से डे की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं बेटा, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपसे शेयर भी करूंगा अभी। कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं असाइनमेंट नंबर 15 ले रहा हूं, it will be shared in the group. A thin circular ring of mass m, there is a circular ring and mass of this ring is m, and radius r, radius of this ring is r, is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. What is its angular velocity? Omega.
what happens, 4 objects each of mass m are small m, ये रिंग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, 4 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा। ये लाइन के ऊपर नहीं है, दिस लाइन इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर है ना इसके, z एक्सिस में है ये लाइन। 4 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट जेंटली, केप्ट जेंटली का मतलब है कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाई, जस्ट ऐसे प्लेस कर दिया बिना उसको डिस्टर्ब किए, ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स। ठीक है, ये 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ले लिए, एक ये दूसरा, ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली ऐसे है, मतलब z एक्सिस है। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी नाउ, सी यहां पर देखिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा, है ना, या I1 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 दिया, हाँ ओमेगा 1 हमें दिया हुआ, ओमेगा लेना है हमने, तो I क्या हुआ, रिंग है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, हमने तो डेरिवेशन भी की थी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m इंटू आर स्क्वायर। ये इनिशियल आ गया। फाइनली अगर मैं एंगुलर मोमेंटम बोलूं L डैश कितना होगा, अभी क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ये कोई स्फीयर नहीं यहां रखा, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इट हैज ओनली इंक्रीज मास ऑफ द रिंग। तो मैं अगर I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर बोल दूं तो L डैश विल बी I2 कितना हो जाएगा, अब मास कितना हो गया, पहले मास था कैपिटल M, अब उसमें 4m ऐड हो गया इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि L और L डैश बराबर होने चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो आई विल से m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 विच इज एक्चुअली ओमेगा, ओमेगा 1 तो ओमेगा गिवन है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू m प्लस 4m इंटू आर स्क्वायर भी लिखना है, इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल। ठीक है, सो व्हाट विल बी ओमेगा, ओमेगा 2 स्क्वायर कैसे आएगा, ओमेगा 2 है ना, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो व्हाट इज ओमेगा 2, m इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय m प्लस 4m। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन शेयर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड व्हेन, ऑप्शन बी है इसमें, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेता हूं, इट इज अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है, टू रिजिड बॉडीज A एंड B, देयर आर टू रिजिड बॉडीज, सपोज एक बॉडी A है और एक बॉडी है B, रिजिड बॉडीज है, सो दे आर नॉट लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, बिग बॉडीज ऐसे। इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो है EA और इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज EB। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A एंड B अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IA और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IB, और ये गिवन है कि IA जो है दैट इज इक्वल टू IB डिवाइडेड बाय 4 एंड EA जो है दैट इज 100 EB। IA is equal to IB by 4 and EA is equal to 100 EB। तो उनके एंगुलर मोमेंटम की रेशो निकालनी है, व्हाट इज LA डिवाइडेड बाय LB। अब इसमें आपको ये सोचना है कि कोई ऐसा रिलेशन जो एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करे, नहीं ना आएगा दिमाग में। देखो मैंने आपको सिंपल एक टेबल की फॉर्म में बताया था, आपको याद होगा हमने काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर, फिर हम इसी को लिखते हैं बेटा 1/2, दिखाई दे रहा है ना आपको,
1/2 m² v² करते हैं, m से डिवाइड किया, m से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपको याद होगा ये रिलेशन मैं डिराइव कर रहा हूं फिर से, आपको याद होना चाहिए k विल बी इक्वल टू p²/2m। m² v² हो गया p², तो ये 2m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? p²/2m। तो बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया, इट इज इक्वल टू L²/2I, नथिंग एल्स। ठीक है, देयर इज ऑलवेज प्रॉपर रिलेशन। जैसा ट्रांसलेशनल मोशन में रिलेशन है वैसा रोटेशनल मोशन में रिलेशन होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी is equal to angular momentum divided by 2 times moment of inertia based on this relation। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है L²। तो अभी मुझे इसकी रेशियो निकालनी है ना। पहले देखो यहां से देखिए L कितना बनेगा, या L² कितना बनेगा? 2EI। L² क्या है? 2EI। तो L हो गया इसका रूट। सो व्हाट इज LA/LB? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इधर। LA/LB इज इक्वल टू रूट के अंदर 2EAIA डिवाइडेड बाय 2EBIB। जब आपको एक बार रिलेशन पता चल जाएगा ना, तो आपने खाली वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद 2 और 2 तो कट जाएगा। EA/EB क्या हुआ? यहां दिया हुआ है 100। IA/IB क्या हुआ? 1/4 गिवन है। सो इट इज इक्वल टू रूट 25। So that is equal to 5. So your correct option will be, what is LA/LB? It is 5. ऐसे और क्वेश्चंस हैं? Like there is a question, two discs of moment of inertia I1 and I2. This is question number 5. दो सर्कुलर डिस्क्स हैं ऐसे। ठीक है, जब ये मेंशन नहीं है कि सर्कुलर है तो बाय डिफॉल्ट डिस्क सर्कुलर ही होती है। ये एक डिस्क है, टू सर्कुलर डिस्क्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 एंड एंगुलर स्पीड्स ω1 एंड ω2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ω1 और दूसरी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और एंगुलर वेलोसिटी है ω2। आर रोटेटिंग along collinear axis passing through the center। collinear axis है मतलब ये इनकी axis of rotation same है, through the center of mass and perpendicular to the plane, right? If the two discs are made to rotate combinedly along the same axis, then the rotational kinetic energy of the system। अगर इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं एक के ऊपर, ये ब्लू वाली मान लीजिए, इसको मैंने इसी के ऊपर रख दिया और सेम एक्सिस के अलोंग रोटेट किया, तो अब यहां पर इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? व्हाट विल बी द रोटेशनल न्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? आपको आंसर अपना बताना है इन टर्म्स ऑफ I1 ω1 एंड इसी तरह से। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पहले अगर रोटेशनल वेलोसिटी फाइंड करनी होती ना तो सिंपली कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि दो डिस्क्स हैं इंडिपेंडेंटली पहले रोटेट कर रही थी, I1 ω1 I2 ω2, कंबाइन किया, बताओ ओमेगा कितना होगा? तो सिंपली ओमेगा निकालना है ना। देखो I1 ω1 प्लस I2 ω2, जैसे हम करते थे m1 v1 प्लस m2 v2, कॉमन वेलोसिटी वाला। तो यहाँ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये I ओमेगा, मतलब I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। जैसे m1 v1 याद करो, m1 v1 प्लस m2 v2 जब कंबाइन होगा तो m1v प्लस m2v, तो हमारी कॉमन वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा I1 ω1 प्लस I2 ω2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी।
बट हमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछा है। एंगुलर वेलोसिटी भी पूछा जा सकता था, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। हमें पूछा है व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है ना। सो व्हाट इज I1 प्लस I2 और ओमेगा स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर लिखा। So it is I1 omega 1 plus I2 omega 2 divided by I1 plus I2, but don't forget this square also. So this way, what you can do is, ये I1 plus I2 है, यहाँ भी I1 plus I2 है, लेकिन स्क्वायर भी है, तो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, एक कैंसल 1/2 I1 omega 1 plus I2 omega 2 whole square divided by I1 plus I2. This is how we can calculate the rotational kinetic energy. ठीक है, इतना करो, बाकी क्वेश्चंस आपको और दे दिए, उनको भी सॉल्व करिए आप।